दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से काइजू नंबर 8 के मांगा की बात करने वाले हैं। अब आप में से जो भी लोग नहीं जानते उन सबको मैं बता दूं कि हमने अपने चैनल के ऊपर काइजू नंबर 8 के मांगा को शुरुआत से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रखा है। एंड अब तक हम काइजू नंबर 8 के ऊपर कई सारी वीडियोस ला चुके हैं, जिनके अंदर हमने टोटल 19 चैप्टर्स को कवर किया है। सो इसीलिए अगर आप में से किसी ने भी उन सारी वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि या तो आप इस वीडियो को देखने से पहले या फिर इस वीडियो को देखने के बाद ही उन सारी वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको काइजू नंबर 8 के मांगा की पूरी स्टोरी क्लियर हो जाए। अदरवाइज जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जैसे हमारे चैनल पर कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो वैसे ही आप उसे सबसे पहले देख सके। और हाँ, बाकी आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर काइजू नंबर 8 जरूर लिखना। वीडियो पर एम करते हैं 2000 लाइक्स का। एम काफी छोटा है इसलिए जल्दी से पूरा कर देना। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काइजू नंबर 8 की मांगा स्टोरी के अंदर अब तक हमने देखा काफका और रेनो दोनों डिफेंस फोर्सेस के अंदर शामिल हो जाते हैं और फिर इसीलिए उन्हें उनके साथियों के साथ वाइस कैप्टन सोशिरो अपने पहले मिशन पर लेकर जाता है, जहां पर वो सभी मिलकर एक बहुत बड़े काइजू का सामना करते हैं। लेकिन कैप्टन मीना के आने की वजह से वो सभी मिलकर उस बड़े से काइजू को खत्म कर देते हैं। लेकिन उस काइजू के खत्म होते ही वहाँ पर काइजू नंबर 9 आता है और वो अपने काइजू फॉर्म में आकर इहारू और रेनो दोनों को जख्मी कर देता है, जिसके बाद उन दोनों को बचाने के लिए काफका को भी अपने काइजू फॉर्म में आना पड़ता है। एंड देन उसके बाद जाकर काफका काइजू नंबर 9 को बहुत बुरी तरह से बीट करता है, जिसके बाद काइजू नंबर 9 को वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब काफका अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ रहा होता है तब उसी टाइम पर उसे वाइस कैप्टन सोशिरो देख लेता है और इसीलिए वाइस कैप्टन काफका के ऊपर यानी कि काइजू नंबर 8 के ऊपर अटैक कर देता है। एंड फिर यहीं पर हमें पता लगता है कि वाइस कैप्टन सोशिरो बहुत पावरफुल है एंड उसकी रिलीज फोर्स भी 92% है और इसीलिए इतनी पावर्स के साथ वाइस कैप्टन सोशिरो काइजू नंबर 8 के ऊपर बहुत तेजी से अटैक्स करता है। अब आगे चैप्टर नंबर 20 के स्टार्ट होते हम ये देखते हैं कि वाइस कैप्टन सोशिरो काफका से यानी कि काइजू नंबर 8 से कहता है कि आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हालांकि जैसे ही काफका वाइस कैप्टन की बातें सुनता है वैसे वो भी लड़ने के लिए अपने पंचेस को तैयार कर लेता है। लेकिन तभी काफका के दिमाग में एक बात आती है और वो सोचता है कि जब उसने थोड़ी देर पहले काइजू नंबर 9 पर अटैक किया था तो उसके चीथड़े उड़ गए थे और इसीलिए अगर उसने वाइस कैप्टन सोशिरो के ऊपर पंचेस मारे तो उससे वाइस कैप्टन की भी जान जा सकती है। और इसीलिए यहाँ पर काफका ये डिसाइड करता है कि वो वाइस कैप्टन के ऊपर हमला नहीं करेगा। लेकिन दूसरी तरफ वाइस कैप्टन सोशिरो पूरी तरह से तैयार होता है और वो काफका के ऊपर यानी कि काइजू नंबर 8 के ऊपर अटैक करने आ जाता है। अगली पल हम ये देखते हैं कि काफका की छाती के ऊपर एक अटैक होता है एंड वो अटैक इतना बड़ा होता है कि उससे काफका की बॉडी से ब्लड आ जाता है। काफका ये सोचने लगता है कि आखिर वाइस कैप्टन ने ये हमला कब किया, लेकिन काफका ये सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वाइस कैप्टन सोशिरो काफका पर ऊपर से अटैक करने आ रहा होता है। यहाँ पर ही वाइस कैप्टन काफका से कहता है मैंने अपनी ब्लेड से तुम्हारी स्किन काट दी है और फिर ये बोलने के बाद ही वाइस कैप्टन सीधा काफका पर अटैक करने आता है। इसके बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो ने जो सूट पहना होता है हमें उसके बारे में बताया जाता है। हम ये जानते हैं कि ये सूट डिफेंस फोर्सेस का सूट है एंड हम ये जानते हैं कि ये सूट्स काइजू सेल्स और मसल फाइबर्स को मिलाकर बनाए जाते हैं, जिस वजह से ये सूट्स बहुत पावरफुल होते हैं। इसके साथ ही जो भी इस सूट को पहनता है उसकी जितनी ज्यादा रिलीज फोर्स होती है वो अपने सूट से उतनी ज्यादा पावर्स को यूज कर पाता है। इधर काफका जब वाइस कैप्टन सोशिरो की मूवमेंट्स देख रहा होता है तभी वो खुद से कहता है कि मुझे अब तक लगता था कि किकोरू बहुत फास्ट है और शायद उससे तेज कोई नहीं, लेकिन आज मुझे पता लग रहा है कि वाइस कैप्टन उससे भी बहुत ज्यादा फास्ट है। इसके बाद ही सोशिरो उस पर हमला करने आता है, लेकिन काफका उसके सारे अटैक से बच रहा होता है। बट यहाँ पर काफका ये देखता है कि वाइस कैप्टन सोशिरो इतनी तेजी से मूव कर रहा है कि वो उसे देख भी नहीं पा रहा है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि वाइस कैप्टन सोशिरो अपनी ब्लेड की मदद से स्वॉर्ड स्लेट टेक्निक नंबर 1 यूज करता है, जिसे वो कहता है एयर स्लाइसर, और इस अटैक को वो बहुत तेजी से काफका की तरफ मारता है। ये देखकर काफका सोचता है कि वो उसके ब्लेड को पकड़ लेगा, लेकिन अगले पल हम ये देखते हैं कि वाइस कैप्टन सोशिरो के ब्लेड की वजह से यानी कि उसके उस टेक्निक की वजह से काफका का हाथ ही कट जाता है। ये देखकर काफका भी शॉक हो जाता है एंड वो सोचता है कि मैंने तो उसके ब्लेड को पकड़ लिया था, बट एक्चुअल में उसकी टेक्निक इतनी फास्ट थी कि मेरे सही से पकड़ने से पहले उसने मेरे हाथ को काट दिया। इसके बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो खुद से कहता है कोर लोकेशन कंफर्म, मतलब कि उसे काफका की बॉडी के अंदर उसका कोर मिल गया होता है। अब मैंने आप सभी को कई बार बताया हुआ है कि सभी काइजूस की बॉडी के अंदर एक कोर होता है एंड वो कोर बेसिकली काइजू की बॉडी का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, लेकिन अगर किसी भी तरह से उस कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उससे उस काइजू को खत्म किया जा सकता है। अब यहाँ पर वाइस कैप्टन सोशिरो की बात जैसे काफका सुनता है वैसे वो भी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो भी ये जानता था कि अगर उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो उसका भी खात्मा हो सकता है। और फिर इसके लिए काफका तेजी से अपनी हीलिंग फैक्टर पावर्स को यूज करता है और अपने कटे हुए हाथ को फिर से रीजनरेट कर लेता है। लेकिन इसके साथ ही काफका को ये भी पता लगता है कि अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को रीजनरेट करने में उसकी बॉडी की काफी एनर्जी लग जाती है, जिसका मतलब अगर वो ऐसा बार बार करता है तो वो कमजोर पड़ सकता
सकता है और इसीलिए काफका ये डिसाइड करता है कि अब उसे इस फाइट के अंदर कुछ तो करना ही पड़ेगा। हालांकि इसी फाइट में वाइस कैप्टन सोशिरो खुद से कहता है कि ये काइजू नंबर 8 तो बहुत फास्ट और पावरफुल है, क्योंकि ये मेरे ऐसे अटैक्स को भी बड़े आराम से रोक पा रहा है। इसके साथ ही काइजू नंबर 8 का फॉर्टिट्यूड 8.0 से भी ज्यादा है, जिसका मतलब ये काइजू नंबर 8 एक डाई काइजू है। लेकिन इसके बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो एक बड़े अटैक को प्लान करता है एंड वो अगले पल काइजू नंबर 8 के ऊपर अपनी स्वॉर्ड स्लेट टेक्निक नंबर 5 यूज कर लेता है और इस अटैक को वाइस कैप्टन सोशिरो कहता है डबल स्ट्राइक अटैक। लेकिन हम ये देखते हैं कि काफका इस अटैक को डॉज कर लेता है, बट काफका अगले पल ये देखता है कि वाइस कैप्टन सोशिरो सीधा उसके सामने खड़ा है एंड उसने तेजी से अपने ब्लेड की मदद से उसके कोर पर अटैक कर दिया है। लेकिन काइजू नंबर 8 के कोर पर अटैक करने के बाद भी वाइस कैप्टन सोशिरो चौंक जाता है और वो इसीलिए क्योंकि उस जगह पर वो कई सारे दांत देखता है, यानी कि उस जगह पर अचानक से कई सारे दांत निकल आते हैं और वो सोशिरो के ब्लेड को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से उसका अटैक बेकार हो जाता है। इसके बाद ही काफका अपने पंच को तैयार करता है, जिसके बाद उसके पंच से बिजली निकलने लगती है और काफका अपने मन में सोचता है कि सोशिरो ने उसके कोर को देख लिया है, जिसका मतलब अब वो सीधे वहीं पर अटैक करेगा और इसीलिए उसे कुछ तो करना ही पड़ेगा। एंड फिर ये सोचते हुए काफका सीधा पंच मारता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि काफका अपने पंच से सोशिरो पर अटैक नहीं करता, बल्कि वो अपने पंच से सोशिरो के ब्लेड को तोड़ देता है ताकि सोशिरो दोबारा उस पर हमला न कर सके। इस पंच का इम्पैक्ट काफी पावरफुल होता है और इसीलिए सोशिरो पीछे जाकर गिरता है। इसके साथ ही उस जगह पर काफी धुआं भी हो जाता है और इसीलिए इसी मौके का फायदा उठाकर काफका वहां से भाग जाता है। ये देखकर वाइस कैप्टन सोशिरो को अफसोस होता है एंड वो अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए खुद से कहता है कि ये भाग कैसे गया। लेकिन इसके अगले पल वाइस कैप्टन सोशिरो कमांडर मीना को सारी रिपोर्ट दे देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा कीकोरू को देखते हैं, जो कि एक जगह पर बैठकर काफका के बारे में सोच रही होती है और वो खुद से कह रही होती है कि काफका भरोसे लायक है, क्योंकि वो बिना अपनी परवाह किए सीधा एक ही बार में रेनो और यारू को बचाने चला गया था। इसके बाद ही वो देखती है कि वहाँ पर काफका आ चुका है, लेकिन काफका यहाँ पर काफी इंजर्ड होता है, साथ ही उसे चलने में भी काफी दिक्कतें हो रही होती है। काफका को देखकर कीकोरू काफी खुश होती है, लेकिन काफका इतना ज्यादा जख्मी होता है कि वो अपनी जगह पर गिरने वाला होता है, लेकिन उसके गिरने से पहले कीकोरू उसे पकड़ लेती है। हालांकि इसके बाद ही कीकोरू काफका को डांटती भी है और वो उससे कहती है कि उसका सामना वाइस कैप्टन सोशिरो से हुआ है, इसीलिए उसे हर मामले में सतर्क रहना चाहिए। इसके बाद ही हम वाइस कैप्टन सोशिरो को देखते हैं, जिसके पास वहाँ पर कमांडर मीना मिलने आती है और मीना उसे पूछती है कि क्या काइजू नंबर 8 काफी पावरफुल है, जिस पर सोशिरो से बताता है कि वो बहुत पावरफुल है और काइजू नंबर 8 एक मेगा मॉन्स्टर जितना स्ट्रॉन्ग है। बट ये सुनकर मीना कहती है अगर वो इतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिर तो मैं उसे मारूंगी, और वैसे भी 5 सालों से मैंने इतने पावरफुल मॉन्स्टर को मारा नहीं है। बट इस बात के बाद ही वो कैप्टन मीना से कहता है कि मुझे काइजू नंबर 8 के बारे में एक बात काफी अजीब लग रही है, और वो बात ये है कि जब से काइजू नंबर 8 को देखा गया है तब से उसने कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है, क्योंकि जहाँ दूसरे काइजू जहाँ भी होते हैं वो वहाँ पर बहुत नुकसान करते हैं, वो लोगों को मारते हैं और सारी चीजों को तोड़ फोड़ देते हैं, लेकिन काइजू नंबर 8 ने अब तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसके साथ ही वाइस कैप्टन सोशिरो मनी मन ये सोच रहा होता है तब उसके लड़ने का तरीका एक ह्यूमन जैसा था, ना कि किसी काइजू जैसा। और इसके साथ ही जब वो मुझसे लड़ रहा था तब उसने मुझ पर अटैक्स भी नहीं किए थे, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ मेरे अटैक्स को डॉज कर रहा था, और आखिर में उसने मेरे वेपन को ही तोड़ा, बल्कि वो तो मुझे भी मार सकता था। अब यहाँ पर वाइस कैप्टन सोशिरो के मन में कई सारे सवाल होते हैं, लेकिन कमांडर मीना उससे कहती है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, और वैसे भी मैं तुम्हें बता दूं कि मॉन्स्टर्स को सिर्फ मारा जाता है, फिर चाहे वो मॉन्स्टर कैसा भी हो। जो बात सुनकर सोशिरो भी कहता है कि कमांडर मीना की बात बिल्कुल सही है। इसके बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो को उसके वायरलेस के ऊपर किसी के बोलने की आवाज आती है, और बोलने वाला एक्चुअल में इकारुगा होता है, जिससे वाइस कैप्टन सोशिरो पूछता है कि आखिर क्या बात है, जिस पर इकारुगा वाइस कैप्टन को बताता है कि मेरे पास बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे रेनो और यारू से मिली है। यारू का वाइस कैप्टन को बताता है कि जिस भी मॉन्स्टर ने उन दोनों के ऊपर अटैक किया था वो बिल्कुल वही वाला मॉन्स्टर था जिसने एग्जाम के टाइम पर अटैक किया था, यानी कि काइजू नंबर 9। लेकिन हाँ, इसके साथ ही उन दोनों ने ये भी बताया कि वो मॉन्स्टर इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ये बात सुनकर वाइस कैप्टन के भी तोते उड़ जाते हैं और वो अपनी दोनों आंखें बड़ी करके मन में सोचने लगता है कि ये अब तक का ऐसा पहला काइजू दिखाई दे रहा है जो कि इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हालांकि इसके साथ ही वाइस कैप्टन को ये भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि काइजू नंबर 9 जिस ह्यूमन से ट्रांसफॉर्म हुआ था उस ह्यूमन ने मॉन्स्टर स्वीपर कंपनी की ड्रेस पहनी थी, जिसका मतलब वो उसी कंपनी में काम करता था। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि वाइस कैप्टन सोशिरो अपनी साथी के साथ सीधा मॉन्स्टर स्वीपर कंपनी में जाता है और वहाँ से उसी आदमी की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करता है, यानी कि काइजू नंबर 9 की। लेकिन अब क्योंकि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बता सकते थे, इसीलिए वाइस कैप्टन सोशिरो उनसे ये कहता है कि तुम्हारा एक आदमी मिसिंग है और हमें उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। बट ये सुनकर मॉन्स्टर स्वीपर के जो दूसरे आदमी होते हैं वो वाइस कैप्टन सोशिरो से पूछते हैं कि आखिरकार आप उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। लेकिन वाइस कैप्टन सोशिरो उन सबसे कहता है कि असल में वो इस बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं सकता है, इसीलिए वो ये चाहता है कि वो सब लोग उसके साथ कोऑपरेट करें। इसके बाद वाइस कैप्टन सोशिरो अपनी इन्वेस्टिगेशन करके वहाँ से निकल जाता है, लेकिन जाते टाइम ही कोनोमी वाइस कैप्टन से पूछती है कि आखिर हम लोग ये बात क्यों छुपा रहे हैं, हम सब लोगों को ये क्यों नहीं बता देते कि काइजू नंबर 9 एक इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बट ये सुनकर वाइस कैप्टन सोशिरो से जवाब देता है कि असल में ये हमारे हाई कमांड का फैसला है, हेडक्वार्टर्स ने फैसला किया है कि इस इन्फॉर्मेशन को कभी भी लीक नहीं करना है, और मेरे हिसाब से हेडक्वार्टर्स बिल्कुल सही है। और वो इसीलिए क्योंकि अगर लोगों के सामने ये वाली खबर आ गई कि एक ऐसा मॉन्स्टर है जो कि इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सकता है तो सारे लोग बहुत डर जाएंगे, सब तरफ भगदड़ मच जाएगी, और ये भी हो सकता है कि इंसान एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ दें, क्योंकि सबके सब एक दूसरे को शक की निगाहों से काइजू समझेंगे, और ऐसा होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद अगले सीन के अंदर हम काइजू नंबर 9 को देखते हैं, जो कि इस टाइम पर अपने ह्यूमन फॉर्म में होता है और लड़खड़ाते हुए एक सड़क पर चल रहा होता है। काफका से होने वाली लड़ाई की वजह से वो काफी जख्मी होता है और इसीलिए खुद को हील करने के लिए उसे एक सेफ जगह चाहिए होती है। बट अगले पल काइजू नंबर 9 को पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, और इसीलिए वो जैसे ही पीछे देखता
देखता है वैसे उसे पता लगता है कि पीछे से कोई आदमी है जो कि उस पर चिल्ला रहा है और वो उससे कह रहा होता है रास्ते से हटो, मुझे अपनी गाड़ी ले जानी है, तुम सड़क के बीचों बीच चलकर मेरी गाड़ी के सामने आ रहे हो। ये देखकर काइजू नंबर 9 सीधा अपनी उंगली उसके सामने करता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो अपना फैसला बदल लेता है और फिर वो चलते चलते उसके आगे चला जाता है और सीधा जाकर उसकी कार के शीशे में अपनी शक्ल देखता है एंड खुद से कहता है कि मुझे अपनी शक्ल बदलनी होगी। अब जिस आदमी की वो गाड़ी होती है वो पीछे मुड़कर देखता है एंड वो उससे कहता है कि तुम मेरी गाड़ी के पास क्या कर रहे हो। लेकिन जैसे ही वो काइजू नंबर 9 को देखता है वैसे उसे दिखाई देता है कि वो एक बड़ा सा मॉन्स्टर बन चुका है जो कि एक ही झटके में उसे मार देता है और फिर उसे मारने के बाद वो उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और बिल्कुल उस इंसान जैसा बन जाता है, जिसका मतलब काइजू नंबर 9 ने अपनी शक्ल बदल ली है और इससे साफ जाहिर होता है कि वो पहले भी कई सारे इंसानों की शक्ल ले चुका है। अब इसके अगले सीन के अंदर हम रेनो इचिकावा को देखते हैं जो कि इस टाइम पर हॉस्पिटल के बेड के ऊपर होता है। यहाँ पर रेनो की आंखें खुलती है और जैसी वो अपनी आंखें खोलता है वैसी वो देखता है कि काफका और किकोरू दोनों उसके सामने बैठे हैं। काफका यहाँ पर खुश होता है और वो हंसते हुए रेनो से कहता है तुम आखिरकार उठ ही गए मेरे पार्टनर। एंड फिर रेनो भी यहाँ पर काफका से कहता है कि मैं भी बहुत खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। इसके आगे रेनो काफका से कहता है कि हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया काफका सर। लेकिन रेनो कैसा बोलते ही उसके बगल में इहारू लेटा होता है और वो रेनो से कहता है कि आखिरकार तुम काफका को थैंक यू क्यों बोल रहे हो। अब असल में रेनो को ये पता नहीं होता कि इहारू उसके बगल में ही है और जाहिर सी बात है इहारू ये भी नहीं जानता कि काफका ही काइजू नंबर 8 है। इसीलिए इहारू को देखकर रेनो धीरे से चिल्लाता है और वो इहारू से कहता है तुम भी यहाँ पर हो। इहारू रेनो से कहता है हम दोनों की जान बचाने वाला तो एक मॉन्स्टर था, तो आखिर तुम मुझे ये बताओ कि तुम काफका को थैंक्स क्यों बोल रहे हो। बट यहीं पर ही किकोरू बात को संभाल लेती है और वो इहारू से कहती है कि रेनो इसीलिए ऐसा बोल रहा है क्योंकि काफका ने काइजूस के ऑर्गन्स के बारे में पता लगाया था और उसके उसी इन्फॉर्मेशन की वजह से हम सभी काइजूस को मार पाए थे। ये बात सुनकर इहारू काफका को थैंक्स बोलता है और इसके साथ ही वो आगे ये भी बोलता है वैसे जिस काइजू ने हमारी हेल्प करी थी और हमारी जान बचाई थी उसके बारे में हम ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन वो बहुत कूल था और वो तो इतना पावरफुल था कि उसने एक ही अटैक में काइजू नंबर 9 के सर को अलग कर दिया था। वो सीन तो देखने लायक था, तुम सबको भी वहाँ पर होना चाहिए था। अब हम सभी ये जानते हैं कि काइजू नंबर 8 काफका है और इसीलिए यहाँ पर अपनी तारीफें सुनकर काफका धीरे से हंस रहा होता है और उसे बहुत खुशी हो रही होती है। बट ये देखकर किकोरू सीधे काफका को पंच मारती है ताकि वो हंसना बंद कर दे। इसके बाद ही किकोरू बाहर आती है और वो फोन करके हारुइची और आओई को ये खबर देती है कि रेनो और यारू दोनों बिल्कुल ठीक हैं। इसके बाद 2 हफ्ते बीत जाते हैं और 2 हफ्तों के बाद रेनो और यारू दोनों को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्चार्ज होने के बाद ही उन्हें पता लगता है कि उन दोनों के लिए एक पार्टी रखी गई है जो कि उन दोनों के लिए एक सरप्राइज पार्टी होती है और इस पार्टी में उनके स्क्वाड के सारे मेंबर्स होते हैं। यहाँ पर हारुइची रेनो और यारू से कहता है कि वैसे तो ये पार्टी इसलिए भी है क्योंकि हम सभी ने अपना पहला मिशन सक्सेसफुली पूरा किया है, लेकिन हम सबको इस बात की भी बहुत खुशी है कि तुम दोनों भी बिल्कुल ठीक होकर आ चुके हो और इसीलिए आज हमारी पार्टी का मजा दुगना हो चुका है। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे वेटर्स और शेफ आते हैं और वो पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा खाना सर्व करते हैं। अब इसके आगे हमें पता लगता है कि असल में ये पूरी पार्टी हारुइची ने ऑर्गेनाइज की होती है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि हारुइची के फादर का नाम इजुमू है और वो पूरे देश के सबसे बड़े एंटी काइजू वेपन मैन्युफैक्चरर है। मतलब कि हारुइची एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। ये बात सुनकर काफका शॉक हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि आखिर हारुइची कितना अमीर है। लेकिन इसके बाद ही हम वाइस कैप्टन सोशिरो को देखते हैं जो कि सभी से पार्टी को एंजॉय करने के लिए कहता है। इसके बाद ही सभी लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो सभी से कहता है कि उसे सभी के सामने एक अनाउंसमेंट करनी है। ये बोलकर वाइस कैप्टन सोशिरो काफका से कहता है काफका, मिशन के अंदर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन की वजह से हमें बहुत हेल्प हुई थी क्योंकि तुमने काइजूस के मेन ऑर्गन्स के बारे में पता लगाया था और उसी इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारा काफी कम नुकसान हुआ था, जिस वजह से हमने सक्सेसफुली मिशन को पूरा कर लिया था और इसीलिए इसी चीज को देखते हुए तुम्हारा प्रमोशन किया जाता है और मैं तुम्हें एक ट्रेनी से सीधा एक जनरल ऑफिसर अपॉइंट कर रहा हूँ, जिसका मतलब अब से तुम एक ऑफिशियल डिफेंस फोर्सेस मेंबर हो। ये खबर सुनकर कई सारे मेंबर शॉक हो जाते हैं, स्पेशली रेनो। लेकिन हम ये देखते हैं कि किकोरू काफका के लिए काफी हैप्पी होती है, लेकिन अगली पल काफका और रेनो दोनों एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं और काफका रेनो को पकड़ के नाचने लगता है और उसे ये खबर सुन के बहुत खुशी होती है। इसके बाद ये दिन बीत जाता है और अगला दिन आता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि कमांडर मीना ऑफिशियल तरीके से काफका को प्रमोट कर देती है एंड वो उसे ऑफिशियल डिफेंस फोर्सेस मेंबर बनने के लिए कांग्रेचुलेट भी करती है। लेकिन इसके साथ ही मीना उससे ये भी कहती है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी भी मेरे साथ मिलकर फाइट करने में तुम्हें काफी टाइम लगेगा। बट ये सुनकर काफका हंसता है और वो कमांडर मीना से कहता है मीना तुम बस देखती जाओ, मैं सब कर लूंगा। इसके बाद ही कैप्टन मीना वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो धीरे से हंसती है और वो हंसते हुए काफका से कहती है अपने कैप्टन को नाम से बुलाते हो, 50 पुशअप्स मार के जाना। हालांकि इसके साथ ही कैप्टन मीना उससे ये भी कहती है कि वाइस कैप्टन सोशिरो को उस पर बहुत भरोसा है और इसीलिए काफका को भी वाइस कैप्टन सोशिरो के भरोसे के ऊपर खरा उतरना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम काफका को देखते हैं जो कि इस टाइम पर पढ़ाई कर रहा होता है। पढ़ते दौरान ही उसे किसी की आवाज आती है और इसीलिए वो जैसी आवाज का पीछा करते हुए बाहर जाता है वैसी वो ये देखता है कि वहाँ पर वाइस कैप्टन सोशिरो है और वाइस कैप्टन सोशिरो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। काफका यहाँ पर सोशिरो की ट्रेनिंग देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि ट्रेनिंग के अंदर वाइस कैप्टन सोशिरो अपने ब्लेड्स को इतनी तेजी से घुमा रहा होता है कि उसकी स्पीड काफका को हक्का बक्का कर देती है और काफका सीधा नीचे गिर जाता है। आवाज सुनकर वाइस कैप्टन सोशिरो काफका को देखता है और वो काफका से पूछता है काफका तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। काफका उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर इतनी ट्रेनिंग क्यों कर रहा है। बट इस बात पर वाइस कैप्टन सोशिरो से कहता है कि वो यहाँ पर ट्रेनिंग इसीलिए कर रहा है ताकि अगली बार जैसे उसका काइजू नंबर 8 से सामना हो वैसे ही वो काइजू नंबर 8 को खत्म कर दे। लेकिन अब क्योंकि काइजू नंबर 8 काफका ही है इसीलिए वो वाइस कैप्टन की बात सुनकर बहुत डर जाता है। इसके आगे वाइस कैप्टन सोशिरो से कहता है कि मैंने जब काइजू नंबर 8 से फाइट करी थी तो मैंने अपनी पूरी पावर्स नहीं लगाई थी और वो इसीलिए क्योंकि मैं देखना चाहता था कि काइजू नंबर 8 कितना पावरफुल है। लेकिन अगली बार मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा क्योंकि अगली बार जब भी
भी मेरा उससे सामना होगा तब मैं अपनी पूरी पावर्स को यूज करूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। पर काफका इस वाली बात को सुनकर भी बहुत डर जाता है। इसके बाद वाइस कैप्टन सोशिरो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उस टाइम पर ही काफका उससे कहता है, वाइस कैप्टन सोशिरो, मुझे मीना से पता लगा है कि आपको मुझसे बहुत उम्मीदें हैं, इसीलिए आप चिंता मत करिए क्योंकि मैं आपकी सारी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरूंगा। अब वाइस कैप्टन जैसे ही इन बातों को सुनता है वैसे उसे गुस्सा आ जाता है, और वो इसीलिए क्योंकि वो ये देखता है कि काफका कैप्टन मीना को सिर्फ मीना बोलता है। अब इस बात से वाइस कैप्टन सोशिरो को इतना गुस्सा आता है कि वो काफका की गर्दन ही दबा देता है और अपने हाथों से उसकी गर्दन पर लॉक लगा देता है। और गर्दन दबाते हुए वो काफका से कहता है, अबे काफका, एड़ी चोटी का दम लगा के तो तू 1% पावर पे आया है, मैं तुझसे क्या उम्मीद करूंगा बे? और तू डिफेंस फोर्सेस का ऑफिशियल मेंबर बन गया है तो हवा में उड़ेगा क्या? अब हालांकि यहाँ पर यह हंसी मजाक वाला सीन होता है क्योंकि वाइस कैप्टन काफका से नफरत नहीं करता, बल्कि वो बस कभी कभी काफका के ऊपर थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, और वो भी उसकी हरकतों की वजह से। इसके बाद वाइस कैप्टन उसे छोड़ देता है और वो काफका को सोने के लिए कहता है, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि हमें पास के आसमान का सीन दिखा जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हवा में बहुत सारे ड्रैगन लाइक काइजू उड़ रहे हैं, यानी कि ऐसे काइजू मॉन्स्टर्स जो कि ड्रैगन जैसे दिख रहे होते हैं। और इन सब में से एक फ्लाइंग काइजू के ऊपर एक दूसरा काइजू खड़ा होता है, और ये सब के सब डिफेंस फोर्सेस के बेस की तरफ आ रहे होते हैं, यानी कि वहाँ पर जहाँ पर काफका और उसके सारे साथी हैं। इधर डिफेंस फोर्सेस के बेस के ऊपर हम ये देखते हैं कि काफका अभी भी छत के ऊपर खड़ा होता है, लेकिन अब उसे नींद आ रही होती है, इसीलिए वो सोने चला जाता है। लेकिन जब काफका चलते हुए पीछे आ रहा होता है तभी हम ये देखते हैं कि काफका के पीछे से बहुत सारे बम के गोले आसमान से सीधा डिफेंस फोर्सेस के बेस पर गिरते हैं। जब वो बम के गोले काफका के पास आते हैं तब वो पीछे मुड़कर देखता है, बट जैसे ही वो ये देखता है उसके अगले पल वो सीधा नीचे गिरते हैं और सब तरफ धमाका होता है। इस धमाके और झटके की वजह से सारे लोग जाग जाते हैं और वाइस कैप्टन सोशिरो सीधा इस बारे में पता लगाने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ है। वाइस कैप्टन सीधा वायरलेस के जरिए पता करता है कि आखिरकार बाहर क्या चल रहा है, जिस पर कंट्रोल रूम से उसे पता लगता है कि बहुत सारे फ्लाइंग काइजूस ने एक साथ मिलकर बेस के ऊपर अटैक कर दिया है। बट ये बात जैसी वाइस कैप्टन सुनता है वैसे उसके तोते उड़ जाते हैं, लेकिन वो इसलिए ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे ये खबर भी मिली होती है कि उन सभी मॉन्स्टर्स की रिलीज फोर्स 6.2 से 6.3 है और कुछ की 6.4 भी। और ये बात हैरान करने लायक इसीलिए है क्योंकि इतनी ज्यादा रिलीज फोर्स बड़े और पावरफुल मॉन्स्टर्स की होती है, और इतने सारे बड़े बड़े और पावरफुल मॉन्स्टर्स का एक साथ अटैक करना बहुत ही चिंता वाली बात है। इसके बाद ही हमें बाहर का नजारा दिखता है जहाँ पर वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स बेस के आसपास की सारी जगह को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, और वो सभी फ्लाइंग मॉन्स्टर्स अपने मुंह से आग को फायर कर रहे होते हैं। इसके बाद ही हम वाइस कैप्टन सोशिरो को देखते हैं जो कि जल्दी से अपनी ड्रेस पहन लेता है और वायरलेस के जरिए सीधा कंट्रोल रूम से कहता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी इमरजेंसी है, इसीलिए हमारी मदद के लिए जल्दी से और लोगों को भेजो, और हाँ, उन सारे लोगों को भी बुलाया जाए जो कि अभी छुट्टी पर है। इधर छत के ऊपर काफका ये सब कुछ देख रहा होता है और वो ये नोटिस करता है कि इन सभी मॉन्स्टर्स ने सिविलियंस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि इन सारे मॉन्स्टर्स ने मिलकर डिफेंस फोर्सेस के बेस पर ही हमला किया है, जिसका मतलब इन सब का टारगेट सिर्फ डिफेंस फोर्सेस का बेस ही है। साथ ही साथ काफका ये भी नोटिस करता है कि यहाँ पर ये सारे मॉन्स्टर ड्रैगन लाइक मॉन्स्टर्स हैं, बट यहाँ पर इन सबको एक साथ मिलकर हमला करते हुए देखकर काफका को काफी अजीब लगता है, और इसीलिए काफका खुद से कहता है कि कुछ तो बहुत अजीब है। नीचे वाइस कैप्टन सोशिरो अपने सारे मेंबर्स को इकट्ठा करता है और साथ ही साथ वो काफका से वायरलेस के जरिए पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिस पर काफका वाइस कैप्टन सोशिरो को बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने एक बहुत अजीब चीज नोटिस करी है। काफका वाइस कैप्टन को बताता है कि ये ड्रैगन लाइक काइजू काफी रेयर है क्योंकि हर साल ऐसे 10 मॉन्स्टर्स को देखा जाता है, लेकिन इससे भी बड़ी बात तो ये है कि ये सारे ड्रैगन लाइक मॉन्स्टर्स अकेले काम करते हैं और इन्हें साथ मिलकर काम करना कभी पसंद नहीं है। ये बात सुनकर वाइस कैप्टन सोशिरो काफका से कहता है, तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि ये सारे ड्रैगन लाइक काइजूस माइंडलेस क्रीचर्स हैं, मतलब कि ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता है, और इसीलिए इन सब का झुंड में आकर एक साथ हमला करना बहुत अजीब बात है। काफका कहता है, हाँ बिल्कुल यही बात है, इन सारे उड़ने वाले मॉन्स्टर्स में इतना दिमाग ही नहीं होता कि वो सब मिलकर एक साथ झुंड बनाएं और किसी जगह पर एक साथ मिलकर अटैक करें। अब काफका की इन सारी बातों को सुनकर वाइस कैप्टन सोशिरो समझ जाता है कि हो ना हो यहाँ पर कोई ऐसा मॉन्स्टर भी है जो कि इन सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, और वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा होशियार है। इसके अगले पल वाइस कैप्टन सोशिरो का शक बिल्कुल सही निकलता है क्योंकि अब जो मॉन्स्टर इन सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा था और इन सभी को ऑर्डर्स दे रहा था वो सीधा वाइस कैप्टन के सामने आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो मेन मॉन्स्टर वाइस कैप्टन सोशिरो को देखता है वैसे वो धीरे से कहता है, टारगेट मिल गया है। तो दोस्तों आखिर ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये नया काइजू मॉन्स्टर कौन है और ये इन सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कैसे कर पा रहा है? और उससे भी बड़ी बात तो ये है कि इन सब ने मिलकर डिफेंस फोर्सेस के बेस पर अटैक क्यों किया है? लेकिन इन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस काइजू मॉन्स्टर ने वाइस कैप्टन सोशिरो को देखकर ये क्यों बोला है कि टारगेट मिल चुका है? आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? सो दोस्तों अगर आप भी इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ मिलकर काइजू नंबर 8 के मांगा की अगली वीडियो देखनी होगी, क्योंकि उस वीडियो के अंदर आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। सो दोस्तों यही सब था आज की वीडियो के अंदर। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी बहुत ही जल्द डीमन स्लेयर और MHA स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए आपको उन दोनों के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलने वाली है। सो इसीलिए आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल हो या फिर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उसके बारे में कमेंट के अंदर जरूर से जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो और कमेंट्स के अंदर काइजू नंबर 8 जरूर लिखना। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।